हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल। हम कर रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़। वैसे कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था बायनोमियल थ्योरम, जिसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स मैं डिलीवर कर चुकी हूँ। जिस किसी ने भी ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी चैनल की हर प्लेलिस्ट की लिंक रहता है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का आज लेक्चर 3 कर रहे हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं ना, वो है ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी बायनोमियल थ्योरम की। ठीक है, अगर हमें बताना हो कि एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है और उसमें कि हम उसके ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे, कौन सी उसकी ग्रेटेस्ट टर्म होगी, 5th होगी, 7th होगी, 28th होगी, 29th होगी, तो वो हम सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा बिल्कुल, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। ग्रेटेस्ट टर्म देखिए, अब हम कह रहे हैं इसके लिए ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए ना, किसी भी एक्सपेंशन में अगर आप इस एल्गोरिथम को फॉलो कर लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम के लिए आप सिर्फ उतना पढ़ा करिए जितना आपको ज़रूरी है। बुक्स तो हम सभी के पास हैं, ऐसा ना हो हम बुक्स को पढ़ते रहें और एग्जाम जब आए तो हमें समझ ही ना आए कि हमें करना क्या है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। ठीक है, तो ताकि आपको वहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद रहे कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है। अगर हमें बायनोमियल थ्योरम में कोई भी एक्सपेंशन गिवन है, उसकी अगर हमें ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप है उसके लिए कि आप सबसे पहले, आपको मैं जनरल टर्म लिखने सिखा चुकी हूँ ना। ठीक है, सबसे पहले TR+1 और TR लिख लीजिए। गिवन एक्सप्रेशन होगा आपके पास, उधर से आप क्या लिख लीजिए? TR+1 और TR। ठीक है, फिर आप उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, TR+1 डिवाइडेड बाय TR। ठीक है, फिर आप ये जो सेकंड स्टेप में आप ये निकाल लेंगे ना, TR+1 ओवर TR, इसको आप ग्रेटर देन 1 ले लीजिए। ठीक है, ये 3 स्टेप क्लियर। अब जो बात आती है वो आएगी 4th स्टेप के ऊपर। ये 3 स्टेप तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। करना क्या है? सॉल्व द इनइक्वालिटी इन स्टेप 3। ये अब एक क्या बन गई? यहाँ पे हमने कहा था ना ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या बन गई? इनइक्वालिटी। इक्वालिटी कब होती है? जब इक्वल लग जाता है। अब इधर इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो ये क्या है? एक इनइक्वालिटी है फॉर आर के लिए। देखो, TR+1 भी अपने आप में क्या आएगी? आर में एक इक्वेशन आने वाली है। TR भी क्या आएगी? आर में एक इक्वेशन आने वाली है। तो कहते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए और क्या फाइंड आउट कीजिए? आर टू गेट एन इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म। तो आपको कुछ इस तरह की एक इनइक्वालिटी बन जाएगी कि आर या तो m से बड़ा है या m से छोटा है। अब आप कहेंगे कि m क्या है? m कुछ नहीं है, m एक इंटीजर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब r मान लो 5 से छोटा आ गया, r 6 से छोटा आ गया, तो वो जो 5 या 6 है ना, वो क्या है? अपने आप में एक m है। ठीक है, आगे मैंने लिखा भी है कि m क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, कहते देखो, अब m कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इंटीजर हो सकता है रैशनल हो सकता है फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है 15/5। ठीक है, अब हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? अगर तो यहाँ पे m क्या आ जाता है? इंटीजर आ जाता है, तो हम क्या कहेंगे? mth एंड m+1th टर्म्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इंटीजर आ गया, कोई भी एक इंटीजर आप अपने माइंड में ले लीजिए, लेट इट भी, मैंने सोचा कि 4। ठीक है, 4 इंटीजर है, तो उसकी जो 4th mth, m अगर 4 है तो mth 4 और m+1th यानी कि 5th टर्म्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी किसमें? इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, 4th एंड 5th टर्म इक्वल हो जाएंगी और वही दोनों क्या होंगी? ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगी। क्लियर? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको एलैबोरेट कर देती हूँ। r अगर मान लीजिए लेस देन 4 आ गया या फिर r ग्रेटर देन 4 आ गया, ठीक है, दोनों ही केस एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर। ठीक है, बट ये क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि 4th और 5th टर्म जो आएंगी ना, वो दोनों क्या होंगी? मैग्नीट्यूड में इक्वल भी होंगी और कैसी हो जाएंगी? ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको अगर इंटीजर आ गया। अब एक सेकंड केस हमने लिया है कि अगर m कैसा है? इंटीजर नहीं है, m इज़ नॉट एन इंटीजर, देन ऑब्टेन कर लीजिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ m। ठीक है, मान लो आपके पास कुछ इस तरह से आ गया 22/5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4:2/5 डिवाइड कर लेंगे आप। ठीक है, तो आप उसका इंटीग्रल पार्ट देख लीजिए। इंटीग्रल पार्ट इस टाइम क्या हो गया? ये 4 हो गया। ठीक है, तो मान लिया कि वो k है। ठीक है, m तो क्या था इस टाइम? आपका 22/5 था। उसका इंटीग्रल पार्ट आपने उसको रिजॉल्व कर लिया, तो इंटीग्रल पार्ट कितना ले लिया? 4, दैट इज की k। इन दिस केस, इस केस में k+1th टर्म क्या होगी? ग्रेटेस्ट टर्म। यानी कि ये 4 आया ना, तो 5th टर्म क्या हो जाएगी? आपकी ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए, अब आपके पास एक एग्जांपल है। MCQs में ही मैं आपको सारे एग्जांपल्स दे दिया करूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ना MCQs ज़्यादा
बेस्ट रहने वाला है कि आपको समझ आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 10, ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो यही नोट किया करो कि करना क्या है। ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो अपने माइंड में वो एल्गोरिदम ले आओ, ठीक है, जो भी हमने पढ़ी थी। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 10 व्हेन x गिवन है 2/3। इस x का क्या काम है ये हम लास्ट में देखेंगे। जब हम ग्रेटेस्ट टर्म निकाल लेंगे तो वहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे 2/3। इसका मतलब ये है कि कहता है कि वो क्या होगी, 4th होगी, 5th होगी, 6th होगी या 3rd होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपने अभी एल्गोरिदम पढ़ी थी, उसमें अपने सबसे पहले क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हम क्या लिख लें, TR+1 लिख लें, ठीक है। हमारी गिवन एक्सप्रेशन क्या है, चलिए पहले वो लिख लेते हैं, 1 + x टू द पावर 10। इस एक्सप्रेशन की TR+1 लिखिए, कितनी हो जाएगी 10CR, ठीक है। इधर क्या रहता है 1 टू द पावर 10 - R और x टू द पावर कितना आ जाएगा R, ठीक है। अब 1 की तो कोई भी पावर हो हमेशा क्या रहने वाली है, 1 ही रहने वाली है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गई 10CR x टू द पावर R। इसी तरह से आप TR लिख लीजिए। अब इधर R है तो एक कम लेंगे, इधर कितनी आ जाएगी R-1, तो 1 टू द पावर, जब 1 की कोई भी पावर लेंगे तो 10 माइनस कुछ भी आ जाएगा, अगेन 1 छोड़ सकते हैं हम इसको, तो x की पावर कितनी आ जाएगी R-1। ये क्या आ गई आपके पास TR, ठीक है। अब हमने सेकेंड स्टेप में कहा था कि हमें क्या करना है, TR+1 ओवर TR कैलकुलेट कर लें। TR+1 की वैल्यू लिख लीजिए 10CR x टू द पावर R ओवर 10CR-1 x टू द पावर R-1। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बस अब आपको ना इसको मेनली सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, x टू द पावर R और x टू द पावर R-1 है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है R-1 और लार्ज ये है R, तो यहाँ से कट हो जाएगी, तो कितनी बच जाएगी आपके पास इनटू में x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 10CR, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ NCR क्या होता है, n ओवर R फैक्टोरियल n - R फैक्टोरियल। बस आप यहाँ पे वही लगाइए 10 फैक्टोरियल ओवर, इधर कितना आ जाएगा 10 - R फैक्टोरियल, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा R फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये इसकी डिवाइड में है, ठीक है। अगर हम 10CR-1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 10 - R+1 फैक्टोरियल। क्यों मैंने ऐसा लिखा +1, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 10 - R+1 फैक्टोरियल और साथ में कितना आ जाएगा आपका R-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूँ, इसको ऊपर लिख दूँ 10 - R+1 फैक्टोरियल इंटू में R-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और साथ में हमारा कितना आ रहा था x, जो यहाँ से हमारा बच गया था, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ना पहले भी बताया था, जब आप इस तरह के फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं ना, बड़े वाले को उठा के छोटे वाले तक ले आइए, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब आपको दिख रहा है इन दोनों में से देखिए 10 - R+1 और 10 - R कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली जिसमें +1 हो रहा है वो ले लें, तो उससे एक छोटा क्या आएगा 10 - R ही आएगा। डायरेक्ट लिख दें हम 10 - R+1 बच गया, क्योंकि इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं 10 - R फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। इसी तरह से R-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, डिवाइड में ये आ गया आपका 10 - R फैक्टोरियल इंटू R इंटू में R-1 फैक्टोरियल, क्योंकि R बड़ा है तो उसको छोटे तक ले जाइए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, मल्टीप्लाई में आपका x आ रहा था, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कितना आ गया 10 - R+1 ओवर R इंटू में x, क्लियर, ठीक है। ये आपने क्या सिंप्लीफाई किया, आपका सेकंड स्टेप TR+1 ओवर TR, ठीक है। थर्ड स्टेप हमने क्या कहा था कि जो भी आ जाता है आप उसको क्या कर दीजिए ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम इसको अगर ग्रेटर देन और हाँ ग्रेटर देन 1 करने से पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे गिवन है x = 2/3। अगर गिवन ना होता तो आप इसी स्टेप पे करेंगे, अगर गिवन है तो फिर आप इसमें पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाय R इंटू में 2/3, ठीक है। अब हम इसके बाद इसका थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में था कि हमें करना क्या है, TR+1 ओवर TR को ग्रेटर देन 1 करना है ना, जो वैल्यू आ गई 10 - R+1 ओवर R इंटू में 2/3 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर ले, सब मल्टीप्लाई में ही है ना ये, ठीक है। 20 - 2R+2 ग्रेटर देन, ये जो 3R आने वाला है इसको यहाँ ले जाऊँ, ये -2R उठा के उस तरफ ले जाइए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5R, दैट इज़ कि 22 ग्रेटर देन 5R, ठीक है। R की वैल्यू निकाल लीजिए, R की तरफ क्या है लेस देन वाला साइन है 22/5, ठीक है। अब हम अपने फोर्थ स्टेप पे आते हैं। हमने देखना था कि क्या यहाँ पे एक इंटीजर आया, नहीं यहाँ पे इंटीजर नहीं है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो आप उसको रिजॉल्व कर लीजिए, तो कितनी आ जाएगी 4:2/5,
ये आती है ना आप सभी को, इसको डिवाइड कर लीजिए और इस फॉर्म में लिख लीजिए 4:2/5। अब आपको इसका क्या देखना है, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है, वो इसका 4 है। हमने कहा था जब एक फ्रैक्शन आ जाती है तो हम उसका पहले इंटीग्रल पार्ट लेंगे। इंटीग्रल पार्ट आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे कि इसकी कौन सी टर्म बड़ी होगी, दैट इज 4 + 1th टर्म, दैट इज कि कौन सी टर्म बड़ी हो जाएगी, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ टर्म। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके पास मल्टीमोनियल थ्योरम, ये जो है ना मतलब ये बाइनोमियल से ही निकल के आती है, बट यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ आएगा। ये मैंने आपके लिए बेसिक कंसेप्ट लिख दिया है ताकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही आपके इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोटबुक और पेन लेके बैठा करो ताकि आप इसको नोट डाउन कर सको, आपके पास अपने आप ही नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मल्टीमोनियल थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आई थिंक आप सबको याद हो चुकी होगी कि अगर हम x + a⁴n की लिखते हैं तो क्या होती है, समीशन r0 to n NCR xn - r AR, और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब हम इसी को अगर मैं इसका NCR क्या कर दूं, एक्सपैंड कर दूं, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल xn - r AR। ठीक है, ये होती है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक ये 2 स्टेप्स तो आपको अभी तक आते थे। ठीक है, इसके बाद वाला जो काम है ना वो आपके लिए नहीं आया अभी तक। बाइनोमियल में करना क्या है, देखो x + a⁴n ये था। ठीक है, समीशन, अब हमें r0 to n चल रहा था ना, 2 मिनट के लिए इस समीशन को भूल जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल एज इट इज n - r फैक्टोरियल, उसको ये वाला r फैक्टोरियल यहाँ आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला r फैक्टोरियल मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो n - r फैक्टोरियल आ रहा था ना उसको मैंने क्या नाम दे दिया, s। क्लियर, इस n - r फैक्टोरियल को मैंने क्या नाम दे दिया, s, और यहाँ पे n - r की जगह पे क्या पुट कर दिया, s a⁴ r। ठीक है, अब यहाँ पे r0 to n था ना तो हमने लिख दिया इधर से r + s, n की वैल्यू निकाल लूँ तो ये क्या निकल जाएगी, r + s = n। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, देखो इसका बाइनोमियल में कहीं यूज़ नहीं है, बट हाँ जहाँ पे बाइनोमियल क्या थी मैंने आपको कल भी बताया था, जिस भी एक्सपेंशन में 2 टर्म्स आएंगी वो क्या है, r⁻n लिखेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, मल्टीमोनियल क्या है, मल्टीमोनियल है मान लो 2 से ज़्यादा आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए। ठीक है, और फिर आपसे कह दिया कि उसमें से कुछ निकालिए, उसके नंबर ऑफ टर्म्स बताइए या वो, तो मल्टीमोनियल इसके सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीमोनियल क्या है, जब 2 टर्म से ज़्यादा आएगी और आपको r⁻n निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको जनरलाइज करने के लिए, ये वाला जो मैंने इधर से इधर स्टेप लिखा वो सिर्फ किस लिए था, ताकि मैं आपको ये जनरलाइजेशन समझा सकूं कि ये मल्टीमोनियल भी और कहीं से नहीं आई है, ये सिर्फ कहाँ से आ रही है, बाइनोमियल से ही आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स थी। ठीक है, 2 टर्म्स थी, यहाँ पे हमने ले ली k टर्म्स, कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, जितनी भी। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं, कहते हैं वहाँ पे समीशन क्या हो जाएगा, हर एक के लिए 1। यहाँ पे सिर्फ 2 हुए थे ना, x के लिए 1 आ गया था, a के लिए 1, 2 थे तो 2 ही यहाँ पे n = 2 वेरिएबल के इक्वल आया था। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 k हैं, तो r1 + r2 + rk। समझ आ गया। ठीक है, जितनी टर्म्स होंगी उतने ही आएंगी। ये किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड है, = n। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल आ रहा था, n फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये जितने का भी सम है, n इस टाइम कितने का सम था, 2 का, r एंड s का, तो हमने उन सबके फैक्टोरियल लिख दिए थे, बिल्कुल वैसे ही r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल अप टू एंड सो ऑन rk फैक्टोरियल। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो भी 2 टर्म्स आ रही थी x की पावर और a की पावर में चली गई थी। ठीक है, x और a क्या थी, यही 2 टर्म्स थी ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x1 + x2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x1s x2r हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ, मतलब इधर x और a नहीं है, ये टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, k टर्म्स आ रही हैं, तो हम उसको लिख देंगे x1 r1 x2 r2 xk rk। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये 2 टर्म्स के लिए बात हो रही थी, x और a ऐसा जनरल नहीं है, इसको x1a + x2 भी ले सकते हैं आप। जब 2 के लिए निकाला तो ये चीज़ आ रही थी, जब k के लिए निकाला तो पहले 2 का एडिशन हो रहा था n, अब n कितने का एडिशन हो रहा है, k टर्म्स का। ठीक है, अब इधर n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल बिल्कुल सेम है, नीचे क्या आ रहा था, जितनी भी टर्म्स आ रही थी n जिसके भी इक्वल आ रहा था एडिशन में, उन सबका क्या था, फैक्टोरियल। यहाँ पे भी वही फैक्टोरियल आ रहा है। अब x की पावर्स, x और a था वहाँ पे, x1 x2 भी ले सकते हैं आप, कुछ भी। ठीक है, तो इधर भी जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सब की पावर क्या हो जाएगी, r k।
ठीक है, R1 नहीं, पावर क्या होंगी, 1 की R1, 2 की R2, K की RK, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जब आप करेंगे ना, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझ लो क्वेश्चन में बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि मान लो अब आपको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है एक मल्टीमोनियल में, ठीक है। अब आप ये खुद से देखो ना, मान लो एक लंबी सी एक्सपेंशन दे दी 3 या 4 टर्म वाली, ऊपर रेज़ टू पावर 15 दे दी, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी आसान नहीं होती है, तो वो आप इसकी हेल्प से करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको बतानी है तो वो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन का, जो ये इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है ना, इसका जो भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा उसके इक्वल हो जाएंगी। और उस तरह के जो ये सॉल्यूशन आने वाला है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं, n+k-1 ck-1। आप नंबर ऑफ टर्म्स बतानी हो या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हो, दोनों क्योंकि इक्वल होते हैं, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला n+k-1 ck-1। देखिए मान लीजिए आपके पास है कोई भी एक दे दिया आपको, ठीक है, जनरल बता देती हूँ, x1 + x2 + x3 टू द पावर 5, ठीक है। इस टाइम ध्यान से सुनिएगा, ये n कितना है, जो ये पावर है, n क्या हो गया 5, k क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। k हमने यही कहा था ना 1 2 अप टू k, तो k क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ आ गया, बेसिकली यही समझ आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 5 + 3 - 1 c 3 - 1, इधर कितना आ गया 7 c2, ठीक है। तो इतनी क्या हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे और उतने ही उसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अब क्वेश्चन है आपके पास मल्टीमोनियल थ्योरम के ऊपर ही, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + y + 3z टू द पावर 10 द कोफिशिएंट ऑफ दिस इज, ठीक है। अब आपके पास ये कैसी दी हुई है, ट्राइनोमियल दी हुई है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है, कितनी भी हो सकती हैं, आप वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते रहिए। कैसे होगा वो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कोफिशिएंट बताना है आपको x² y5 z³ का, तो वो क्या होगा, ठीक है। कहता है ये a होगा, b होगा, c होगा या d होगा। देखिए सबसे पहले तो जो हमारे पास गिवन है, हम वो एक्सपेंशन लिख लेते हैं, 2x + y + 3z टू द पावर 10। अब हमने मल्टीमोनियल थ्योरम की थी, मल्टीमोनियल थ्योरम में हम इसके एक्सपेंशन लिखने सीख गए थे, हमें वही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब इधर कितनी टर्म्स हैं, 3 है ना, तो हम कितने लेंगे, वेरिएबल भी 3 ले लें, और इज इक्वल टू किसके होता है, n के, तो इक्वल टू क्या हो गया 10। क्लियर हो गया, जितनी टर्म्स हैं, 4 होती तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, इक्वल टू 10, 5 होती तो 5 ले लेते हैं, अब 3 है तो 3, ठीक है। फिर हमारे पास ऊपर क्या आया था, सबसे पहले n फैक्टोरियल आता है। n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, 10 फैक्टोरियल, n तो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल, ठीक है। अब हमने नीचे क्या कहा था, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल और R3 का, जितने भी आ रहे हैं सबका आप क्या लिख दीजिए, फैक्टोरियल, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर हमने क्या कहा था, ये जो टर्म्स आ रही हैं, मान लो x1 + x2 + x3 में लिख रहे थे ना हम, ठीक है, तो हमने कहा था कि इधर क्या हो जाएगा, x1 R1 x2 R2 x3 R3, यही आनी थी नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब इसी से कंपेयर करते हैं, इस टाइम x1 कितना है आपके पास 2x की पावर कितनी आ जाएगी R1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है x2, y की पावर कितनी आ जाएगी R2, फिर नेक्स्ट क्या है 3z, और 3z की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास R3, ठीक है। देखिए अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब समीशन R1 + R2, ठीक है। अच्छा चलिए, हम वहाँ ना मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताना भूल गई थी, वो बता देती हूँ। इस तरह की हमने एक्सपेंशन तो लिख ली, अब अगर हम इसकी जनरल टर्म की बात करें तो वो जनरल टर्म क्या होती है, ये पूरी की पूरी समीशन हटा देते हैं। जैसे हम बाइनोमियल में लेते थे ना जनरल टर्म की समीशन हटा दी और बाकी सारा जनरल टर्म, तो मल्टीमोनियल की जनरल टर्म ये होती है। तो आप इसकी बस जनरल टर्म लिख लीजिए, ठीक है। तो जनरल टर्म कितनी हो गई आपके पास, 10 फैक्टोरियल ओवर R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, 2x टू द पावर R1, y टू द पावर R2 और 3z टू द पावर R3, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप बात करेंगे कि ये R1 R2 R3 आने कहाँ से हैं, यही बात है ना, ठीक है। ये R1 R2 R3 आपको यहाँ से मिलेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। x की पावर क्या फाइंड आउट करनी है 2, तो R1 x² लेना है ना, तो x की पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो R1 को क्या पुट कर दीजिए 2, y की पावर कितनी होनी चाहिए 5, तो R को क्या पुट कर दीजिए, R2 को क्या पुट कर दीजिए 5, ठीक है। और फिर z की पावर कितनी होनी चाहिए 3, तो R3 को क्या पुट कर दीजिए आप 3 अपनी इस एक्सपेंशन में, तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब R1 कितना है आपके पास
2 फैक्टोरियल, फिर ये R2 की वैल्यू डाल लीजिए कितनी आ गई 5 फैक्टोरियल, R3 की डाल लीजिए कितनी आ गई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x की पावर 2 R1, ठीक है, y की पावर R2 5 और 3z की पावर कितना आ गया आपके पास 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप अपने ना सॉल्यूशन जो आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शंस होते हैं ना उनको ज़रूर देखा करो कि आपको कितना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ताकि आप आगे ना पहुंच जाओ। अगर आपको दिखे तो यहाँ पे तो ये आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही, यहाँ पे मतलब हम इसको पावर में ही रख लें तो ज़्यादा बेटर है। 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर से कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, इधर तो 1 आ रहा है तो इसे छोड़ दें तो एक्स स्क्वायर, वाई 5 और जेड क्यूब, यानी कि इस पूरी की पूरी ये जो आपके पास टर्म आ गई ना, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया आपके पास, ये हो गया। ठीक है, अब आप अपना एमसीक्यूज में चेक कीजिए अपने ऑप्शंस में, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान से चेक किया करो, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, यहाँ पे 2 क्यूब 3 स्क्वायर है, ठीक है, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, अब आपके पास एक ट्राइनोमियल दी हुई है, ठीक है, आप कुछ भी हो, मल्टीमोनियल हो तब भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, ये मैंने आपको लास्ट में जब हमने इसको मल्टीमोनियल को डिस्कस किया था तो लास्ट में बताया था ना, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी हो या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हो, दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। और किसके इक्वल आ रहे थे वो, n + k - 1 c k - 1 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, अब हम इसमें ये निकालेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि n क्या होता है और k क्या होता है, ये भी मैं आपको वहाँ क्लियर कर चुकी हूँ। n क्या होता है, जो भी आपको मल्टीमोनियल गिवन है उसकी जो पावर होती है, दैट इज n। यहाँ पे यानी कि n कितना है 12 है, ठीक है, और k क्या रहता है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है। ठीक है, तो अब बस आप अपना फॉर्मूला लगाइए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला याद रखेगा, n + k - 1 c k - 1, तो कितना हो जाएगा 12 + 3 - 1 c 3 - 1, ये आ गई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास। सिंप्लीफाई कीजिए, 15 - 1 दैट इज 14c2, ठीक है, 14c2। अब आप ना कॉम्बिनेशंस का एक रिजल्ट होता है NCR, किसके इक्वल होता है NC n - r के। इसको ना आप कब यूज़ करेंगे, जब आपको यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा हो, जैसे 14 और 2 है ना, ताकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 14c12, ठीक है, 14c12 है, इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए 14 फैक्टोरियल, 14 - 12 का फैक्टोरियल और इनटू में क्या आ गया 12 का फैक्टोरियल। यही होता है ना, NCR क्या होता है आपका n फैक्टोरियल ओवर में n - r फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, सिंप्लीफाई करें 14 फैक्टोरियल, ठीक है, इधर तो क्या बचा 14 - 12 2 फैक्टोरियल इनटू में 12 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल को आप ऐसा लिख सकते हैं 14 × 13 × 12। मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि बड़े फैक्टोरियल को छोटे तक ले जाइए, ठीक है, उससे पहले जितनी भी 1 या 2 टर्म आती हैं, पता चला हमने इधर 2 में क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया, करना चाहते तो तब भी यही बन जाता। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे भी कर लो तो भी एक ही बात है, 2 फैक्टोरियल × 12 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 से 14 को कट कर दे 7, 13 7 से कितना होता है आपका 91, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या था आपके पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने थे आपको मल्टीमोनियल में। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ये ज़रूर करके जाइएगा टॉपिक्स में, और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरीके से आपके सारे निकल जाएंगे। तभी मैं एल्गोरिदम और वो सब आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो ये था बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। इसके बाद बस एक वीडियो और बनेगी बाइनोमियल थ्योरम पे, जो प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की, ठीक है, उनको भी मैं डिटेल में आपको करवा दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।